हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। कैसे हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। बेटा हमने सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और सॉल्यूशंस का हमने पार्ट 1 कंप्लीट भी कर लिया है, जिसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या कवर किया था कि व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और फिर हमने कवर कर लिया था कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मैंने कंप्लीट पूरी कवर कर ली है, उसमें नॉर्मेलिटी भी कवर की है, मोलैरिटी भी कवर की है, पार्ट्स पर मिलियन भी कवर किया है, पार्ट्स पर बिलियन भी कवर किया है। तो अगर बच्चों आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, तभी इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो ये है सॉल्यूशंस का पार्ट 2 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें लिक्विड सोल्यूशन के ही रेफरेंस में चेक करना है। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड चेक करेंगे इन लिक्विड और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ एक्चुअली में क्या बताता है, हेनरीज लॉ बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमी लर्निंग। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहली हेडिंग डालो आज की, लिखो हेडिंग में सॉल्युबिलिटी। पहली हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, द मैक्सिमम, अच्छे से लिखना इस डेफिनेशन को, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved, that can be dissolved in a specified, in a specified amount of, specified amount of solvent, specified amount of solvent at a given temperature and pressure, at a given temperature and pressure, given temperature and pressure is called solubility, is called solubility। तो solubility एक तरह से क्या हो गई, एक तरह से कितना अमाउंट हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन अ सॉल्वेंट या इन अ सॉल्यूशन, in a specified amount of solvent at a specified temperature and pressure is called solubility। तो अब तो मैक्सिमम अमाउंट है, तो जितना मैक्सिमम तुम डिसॉल्व कर सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तो जो तुम कंसंट्रेशन लिखते हो, जो तुम कंसंट्रेशन लिखते हो वो भी एक तरह से क्या है, सॉल्युबिलिटी ही है। जो हम कंसंट्रेशन लिखते हैं वो भी एक तरह से क्या है, सॉल्युबिलिटी ही है। सॉल्युबिलिटी को हम मिलीग्राम पर लीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को लिख सकते हैं। जैसे देखो हम ग्राम पर लीटर में भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में भी लिख सकते हैं, और हम कैसे लिख सकते हैं, और हम मोल्स पर लीटर में भी लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। और हम आगे तुम्हें पता चलेगा हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी ये सारी ही है। और तुम किस में लिख सकते हो, पीपीएम में भी सॉल्युबिलिटी को लिख सकते हो। पर अभी जो हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम मोल्स पर लीटर देखने को मिलेगी और तुम्हें मोल फ्रैक्शन देखने को मिलेगी। ये दोनों यूनिट्स तुम्हें बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसको हम पर एमएल में भी कर सकते हैं। अब किसी का मन है कि मुझे करना है यार पर एमएल में करना है, तो ठीक है, तो तुम ग्राम्स पर एमएल में कर लो। पर जो स्पेसिफाइड है वो मोल्स पर लीटर है या तो फिर मोल फ्रैक्शन है, तो मैंने उसको इसीलिए अंडरलाइन कर दिया है। अब तुम्हारा मन है कि एमजी पर एमएल में करना है तो एमजी पर एमएल में कर लो यार। ये सारी ही यूनिट्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी के लिए
बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इन सबको हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। बस ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। इसमें मैक्सिमम टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम्हें समझना होगा। अब हम आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी के बेसिस पे क्या होगी, उसी के बेसिस पे सॉल्युबिलिटी होगी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रेशर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रेशर। अब इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड्स में कैसे अफेक्ट होगी और गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इन फैक्टर से कैसे अफेक्ट होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो हमें समझने वाली बात है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स में सबसे पहले मैं जो तुम्हें चीज़ बताना चाहूँगा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसमें एक टर्म आता है जिसको हम बार बार लिखते हैं, लाइक्स डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक जैसे होंगे, एक जैसे होने का मतलब क्या है, जिनके बीच में एक जैसे इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस होंगे, जिनके बीच में एक जैसे क्या होंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब है, एक मिनट बेटा रुको, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब है कि सेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन। अगर सेम इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सेम इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसका मतलब ये है कि जो पोलर सॉल्यूट होगा, जो पोलर सॉल्यूट होगा वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें ये देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये कैसे हम एग्जाम्पल में देखोगे, पोलर सॉल्यूट का मतलब जैसे NaCl है बेटा, तो एग्जाम्पल में देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे कि NaCl किस में डिसॉल्व होगा, NaCl अगर मैं बोलूं कि वाटर में डिसॉल्व होगा कि बेंजीन में डिसॉल्व होगा, तो बताओ किस में डिसॉल्व होगा। तो ये है पोलर, और ये भी बेटा समझ लो पोलर ही है क्योंकि इसमें डाइपोल बनता है ना। तो यहाँ पे देखो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब NaCl में देखो क्या होगा, अगर तुमसे कोई पूछे कि NaCl और वाटर के बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ ध्यान से देखो, Na प्लस है, Na प्लस इज आयन एंड वाटर इज डाइपोल। इस पे आएगा डेल निगेटिव और इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ इसमें कौन सा इंटरेक्शन होगा बेटा, इसमें होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें कौन सा इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता चल रहा हूँ, इसमें होगा बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरह मान लो HCl और वाटर होगा, तो HCl इज पोलर, HCl इज पोलर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर। देखो इस पे डेल निगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये देखो इन दोनों में मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या है, इन दोनों में मॉलिकुलर इंटरेक्शन क्या है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पर बेंजीन इज नॉन पोलर और ये आयन है, तो इनमें कौन सा इंटरेक्शन होगा, आयन है और वो डाइपोल है, डाइपोल नहीं उसमें, तो ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे अगर तुम्हें पता हो कि नेफ्थलीन है जो,
जैसे एक और एग्जांपल देखो, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन जो होता है, नेफ्थलीन जो होता है, इसको अगर तुम बेंजीन में डिसॉल्व करोगे, बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, पर अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यही है कि जो लाइक होगा वो डिसॉल्व करेगा लाइक को, मतलब जो पोलर सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैंने तुम्हें दो इंटरेक्शंस भी बताए, उनको भी ध्यान रखना। अब एक चीज मैं तुम्हें यहां पे समझाना चाहता हूं, देखो यार, अब पहले तुम मेरी बात समझो। अगर मैं तुम्हें इसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊं कि कैसे सॉलिड डिसॉल्व होता है और पूरा क्या प्रोसेस होता है, तो ध्यान से समझो। ये है मेरा सॉल्वेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से तुम्हें समझना है, ये सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट में मैं जब सॉल्यूट को ऐड करूंगा, सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट को ऐड किया, तो सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को ऐड करूंगा मैं, तो जो सॉल्यूट है वो क्या होने लगेगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होने लगेगा सॉल्वेंट में। और जब सॉल्यूट डिसॉल्व होने लगेगा सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन, और ये जो प्रोसेस है सॉल्यूट का डिसॉल्व होना इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। नेक्स्ट जो टर्म होता है कि जब सॉल्यूट, सॉल्यूट के जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे और वो एज अ सेपरेट हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो दो प्रोसेस सेम टाइम पे चल रही है, एक हो रहा है डिसोल्यूशन और एक हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूट, सॉल्यूट गेट सेपरेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि जब भी मैं किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो दो प्रोसेस हो रही होगी, एक हो रही होगी डिसोल्यूशन और एक हो रही होगी क्रिस्टलाइजेशन। एक हो रही होगी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। और क्रिस्टलाइजेशन के समय में क्या होता है, सॉल्यूट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे चल रही होगी। यहां तक सबको क्लियर है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, जब ऐसा पॉइंट व्हेन, जब दोनों प्रोसेस क्या होने लगेगी, मतलब जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब सिस्टम कहां पहुंच जाएगा, इस टाइम पे सिस्टम पहुंच जाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टम कहां पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में जा रहे होंगे उनका नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, उनका नंबर हो जाएगा सॉल्यूट के पार्टिकल जो सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा वो, और वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि जितने सॉल्यूट पार्टिकल उस समय सॉल्यूशन में एंटर कर रहे होंगे उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, बाहर आ रहे होंगे। उस समय पे, उस समय पे जब ये सब कुछ हो रहा होगा, जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, तो इस समय में क्या होगा, इस समय में ये लिख सकता हूं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये मेरा कहाँ आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन होगी, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी इक्विलिब्रियम रीच होता है
तो जो भी कंसेंट्रेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं कि द एट दिस पर्टिकुलर एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी कांस्टेंट। वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि अब उसमें और ज्यादा मैं सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकता हूं। तो नो मोर सॉल्यूट विल बी एडेड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो वही क्या होगा, वही होगा मेरा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। अब इसके बेसिस पे मैं सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। देखो, अब इसके बेसिस पे मैं सॉल्यूशन को दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं। किसके बेसिस पे, इस बेसिस पे सॉल्यूशन को दो क्या, मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक को मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक को मैं क्या बोल दूंगा, एक को मैं बोल दूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका भी मैं बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हें दे दूंगा। एक हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे समझेंगे। जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब तुम्हारी जो लिमिट है वो 1 ही घंटे पढ़ने की है। तो 1 घंटे तक तो बेटा मैं जितनी भी तुम्हारे जो भी नॉलेज दूंगा वो तुम उसमें से कुछ गेन करोगे, कुछ लॉस करोगे, कुछ गेन करोगे, कुछ लॉस करोगे। पर 1 घंटे के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। जब 1 घंटे के बाद तुम्हारा सैचुरेशन आ जाएगा तो उसके बाद जितना भी अमाउंट ऑफ नॉलेज मैं दूंगा वो सारा ही तुम्हारे दिमाग से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नॉलेज मैंने तुम्हें दिया है, जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। क्योंकि उसके बाद जो भी मैं चीज दूंगा वो तुम्हारे माइंड से क्या होने लगेंगी, बाहर होने लगेंगी। तो मैं बोल सकता हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अब मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी एडेड। उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन इन विच solution in which solution in which no more solute can be added, no more solute can be added at a particular temperature and pressure, at a particular temperature and pressure। मतलब सॉलिबिलिटी के बेसिस पे मैं सॉल्यूशंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 3 पार्ट में। कौन कौन से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होगा सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड at a given temperature and pressure। क्योंकि सॉलिबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होती है, फैक्टर होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि देखो सोल्यूशन है तुम्हारा, अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो तुम इसमें और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, या सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हो। पर अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। और जैसे ही उसका मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तुरंत उसमें से सॉल्यूट क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मतलब हमने जबरदस्ती अपने सॉल्यूट को क्या किया है, ऐड किया है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। पर जैसे ही मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस सॉल्यूट होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि तुम किस सॉल्यूशन के लिए सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो, किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा डिसॉल्व होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो वही होता है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड एज फॉर
इज डिफाइंड फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई है। यहाँ के आगे अब हम बढ़ते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो उस समय पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड होके सॉल्यूशन जो बना रहा है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो उस समय पे हम क्या डिफाइन करते हैं, उस समय पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट का मतलब जितना भी एक्स्ट्रा तुम ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे ही क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरा डिसॉल्व होगा एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हम सॉल्यूशंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीनों बात मैंने तुम्हें समझा दी। सॉल्युबिलिटी जो हम डिफाइन करते हैं वो किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई होगी कि यहां तक हम कैसे पहुंचे हैं और कौन सी चीजें हमें समझनी है। ठीक है, अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या कर लिया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कवर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। तो पहला पॉइंट हमें वहीं से उठाना है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि सॉल्यूशन एक्चुअली में फॉर्म कैसे होता है। सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके फॉर्म करता है क्या, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, और जब सॉल्यूट रिलीज हो जाता है सॉल्वेंट से तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जब डिसोल्यूशन का रेट, बहुत ध्यान से सुनना, जब डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट दोनों सेम हो जाएगा, जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा तो उसी समय पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे ही क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, और वही होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या, वही होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन जो है, वो जो प्रोसेस है, अगर उसका डेल्टा एच मोर देन जीरो हो, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब अगर मैं बोलूं कि डिसोल्यूशन अगर एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक का मतलब कि मैं रिएक्शन को मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, तो टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा ली चटेलियर्स, सबको ली चटेलियर्स प्रिंसिपल पता होगा, सॉरी यार, एक मिनट रुको, कुछ मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ। ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, फिर गलत लिख दिया, एक मिनट। ली चटेलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा बेटा, ली चटेरियल प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब उसको टेम्परेचर चाहिए, और अगर टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर को जब मैं इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब जब डिसोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आने पे क्या होगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर
अगर इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है, मतलब इथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन पॉजिटिव है, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब जो डिसोल्यूशन की एनर्जी है, वो एक्सोथर्मिक होगी, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मैं आता हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। क्यों नहीं है सिग्निफिकेंट रोल, वो मैं बता देता हूं। देखो यार, जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होती हैं, वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब जब मैं किसी चीज को कंप्रेस नहीं कर सकता हूं तो मैं उसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे इंक्रीज करूंगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in liquid is unaffected by the pressure। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि सॉलिड्स जो होते हैं हाईली अनकंप्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर में अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है सॉल्युबिलिटी पे। तो यहां के लिए, पर ये केवल सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसको गैसेस पे मत अप्लाई करने लगना, गैसेस में तो बिल्कुल ही अलग होगा। अब वो कैसे होगा उस पे मैं आता हूं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को हम बोलते हैं, ये जो गवर्न होता है दैट इज बाय हेनरीज लॉ। तो इसी में हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ कुछ खास नहीं है, वो बस ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगी। अब हम लोग आते हैं सबसे पहली बात। अच्छा, तुम्हें ये पता होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स जो तुम लेते हो, जैसे जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उसको हम बहुत हाई प्रेशर पे फिल करते हैं। क्यों हाई प्रेशर पे फिल करते हैं उसका रीजन तुम्हें अभी पता चलेगा। दूसरा चीज तुम्हें आज पता चलेगा कि जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में बहुत ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे देखो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो जाती है, बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होती है इन वाटर। अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती वाटर में तो जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। इसका मतलब कि वाटर में कुछ ना कुछ अमाउंट में जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं। तो पर एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस in liquid is greatly affected by pressure। अब इसका क्या मतलब है, क्यों, कैसे, वो मैं भी तुम्हें बताता हूं, ठीक है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैसेस है, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो हमेशा इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसको मैं तुम्हें एक फिगर के थ्रू समझाता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस सिस्टम को ध्यान से देखो, यहां पे है मेरा लिक्विड, एनसीईआरटी में ये फिगर है पर मैं तुम्हें समझा देता हूं कि ये है क्या एक्चुअली में। और यहां पे है मेरा गैस, सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है मेरा गैसियस पार्टिकल। ये गैसियस पार्टिकल है या गैसियस मॉलिक्यूल है, जो भी तुम्हें बोलना है वो बोल लो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर यहां पे मैंने एक वेट रखा है तो क्या होगा, ये एक तरह से अभी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने गैस के मॉलिक्यूल इंटर करेंगे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाहर आएंगे। इस समय पे जितने मोल्स गैस के यहाँ पे होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये W1 है,
एक सेकंड केस में बनाता हूं। सेकंड केस में क्या होगा कि अगर मैं वेट को इंक्रीज कर दूं, एक वेट है, यहां पे मैं एक और वेट रख देता हूं, ये मान लो W1 है, ये W2 है और ये W3 है, तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। तो जब गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं तो ये कब तक कंप्रेस होंगी, जब तक न्यू क्या ना बन जाए, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम हमारा डेवलप ना हो जाए। तो जब न्यू इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है गैसेस तो क्या हो गई, गैसेस तो कंप्रेस हो गई, गैसेस यहां पे कंप्रेस हो गई। और ऑब्वियस सी बात है जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो गैसेस होंगी, ये गैसेस क्या होने लगेंगी, लिक्विड में डिसॉल्व होने लगेंगी। गैसेस जब लिक्विड में डिसॉल्व होने लगेंगी तो गैस के मोल्स भी क्या हो जाएंगे, ये जो है यहाँ पे आ गया है, मतलब ये कंप्रेस हो गया पूरा। और कंप्रेस होने की वजह से जो गैस के मोल्स हैं वो वाटर में क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। अगर गैस के मोल्स वाटर में इंक्रीज होने लगेंगे तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि गैसेस के मोल्स अगर वाटर में इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस भी क्या हो जाएगी, वाटर में इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे मैं ये बोल सकता हूं कि जब तक नया इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाएगा तब तक ये गैसेस क्या होंगी, इसमें डिसॉल्व होंगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी इंक्रीज। अब यहां पे आता है रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी और प्रेशर क्या होगा, वो बताया था किसने, हेनरी ने। इसीलिए उसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ तुम्हें क्या बताता है, हेनरीज लॉ तुम्हें बताता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट। तो हेनरीज लॉ तुम्हें क्या बताता है, हेनरीज लॉ तुम्हें बताता है रिलेशन बिटवीन, हेनरीज लॉ तुम्हें बताता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब वो क्या है, कैसे है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हेनरीज लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, हेनरीज लॉ में मैंने क्या बोला था, तुम्हें क्या चीज समझनी है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, the solubility of a gas, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the partial pressure of, to the partial pressure of, partial pressure of, partial pressure of the gas। कहां पे, क्योंकि ये सरफेस के अबव प्रेजेंट थी ना, मान लो ये लिक्विड है, ये मान लो लिक्विड है, और गैस कहां प्रेजेंट थी, गैस प्रेजेंट थी अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, उतना ही ज्यादा मोल्स कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, तो उतने ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ, above the surface of, above the surface of लिक्विड भी बोल सकता हूं और सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं। तो above the surface of सॉल्यूशन ही बोल लो, above the surface of सॉल्यूशन ही बोल लो। अब इसी चीज को हम एक तरह से और वो कर सकते हैं कि इसी चीज को एक तरह से हम और लिख सकते हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है जब यहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस के मोल्स ज्यादा डिसॉल्व होंगे, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या होगा, गैस का इंक्रीज होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये भी बोल सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ना कि अबव द सरफेस, ठीक है, इन लिक्विड, और इसी को तुम लिखो इन सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, पर है ये बहुत सिंपल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना यहां पे पार्शियल प्रेशर है, टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of the gas above the surface of liquid, above the surface of liquid। ये बात तुम्हें बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ खास चीज नहीं बची है। इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं हम, तो सारी बातें सेम ही हैं। इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसी को एक तरह से और लिख सकते हैं, तीनों बात सेम ही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। इन वेपर फेज का मतलब यहां पे बेटा, ये जो वेपर फेज है ना, वेपर फेज का मतलब जहां पे गैस है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसी को पलट पलट के लिख दिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन या इन द लिक्विड फेज। अब इससे हम बनाएंगे फॉर्मूला बेटा, इन तीनों में से एक भी याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोल्स क्या होंगे, यहां पे डिसॉल्व होंगे, तो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो, अब तुम ध्यान से देखो, चलो मैं इसको तुम्हें एक फॉर्मूले के फॉर्म में बताता हूं। जैसे मान लो, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, वो जो पीछे लिखा है वो तो ठीक है। मान लो ये मेरी एक लिक्विड है, मान लो ये एक सोल्यूशन है, और यहां पे मेरा एयर है। अब एयर में तुम्हें ये तो पता होगा ना कि एयर का, मान लो यहाँ पे मैं सारी चीजें लिख देता हूं पहले ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ भी लग जाएगा। मान लो एयर का प्रेशर है, ये जो एयर है, ये प्रेशर ऑफ एयर है यहाँ पे 5 atm। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, N2 गैस प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, O2 गैस होगा। पहले जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। ये बात बहुत ध्यान से समझना। और अगर तुम्हें पता हो, मैं मान लो बोल दूं कि N2 जो है वो 80% प्रेजेंट है और O2 जो प्रेजेंट है वो 20% प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर है 5 और ये हो जाएगा 0.8, मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है 4 atm। अब मेरी बात ध्यान से समझो, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 atm। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 4 atm और यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 1 atm, मैं पूछूं कि दोनों में से कौन सी गैस जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन में ज्यादा डिसॉल्व होगी, तो अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अब मेरा आंसर क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इज, अब देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं बेटा, हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 विल बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ O2। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन लिक्विड। सारी बात सेम ही है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें ये यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं फॉर्मूले में। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे फॉर्मूला लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, P इज, ध्यान से समझना, P इज, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, P इज पार्शियल प्रेशर
ऑफ गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहां प्रेजेंट है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो है इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहां प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा इन वेपर फेज, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब यहां से जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, सिंपल। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। के एच जो है, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट होगी, अब एक बात बताओ, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं मोल फ्रैक्शन की, और जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी? तो यूनिट जो होती है इसकी वो वही होती है, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लो, या तुम्हें क्या लेना है, पास्कल लेना है पास्कल ले लो, किलो पास्कल लेना है किलो पास्कल ले लो। जो भी तुम्हारी यूनिट होगी वो तुम्हें गिवन होगी यहाँ पे। ठीक है, के एच जो है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। ये बात सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं देखो P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड को अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो ये तुम्हें कैसा दिख रहा है? y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स दिख रहा है। तो मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं पार्शियल प्रेशर, यहां पे लिखूं पार्शियल प्रेशर, और यहां पे लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, तो तुम बताओ ये स्ट्रेट लाइन आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। जैसे जैसे मैं पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये देखो, ये ऐसी होएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये जो अपनी स्लोप होगी इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं के एच बोलूंगा। मतलब इसको मैं बोलूंगा हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। आई होप यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी कि इसको मैं क्या बोलूंगा? हेनरीज कांस्टेंट बोलूंगा। अब आते हैं पीछे, एक बार तुम्हें फिर से दिखाते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अभी इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक हेनरीज कांस्टेंट हो गया। हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया है, ये चीज सबको क्लियर हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सारी गैसेस जो हैं, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो क्या सारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी सेम होगी? नहीं ना। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो के एच की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को अगर मैं सेम ले लूं, टेम्परेचर को अगर मैं सेम ले लूं, तो जो डिफरेंट गैसेस होंगी, डिफरेंट गैसेस होंगी, डिफरेंट गैसेस की के एच की वैल्यू जो होगी वो होगी डिफरेंट बेटा। के एच की वैल्यू होगी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उनका बेटा सॉल्युबिलिटी भी तो डिफरेंट होगा। सबकी सॉल्युबिलिटी सेम नहीं हो सकती ना, सबकी सॉल्युबिलिटी सेम नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, देखो सबको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, फॉर्मूले सबको समझ में आ गए हैं, हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, सबको ये चीज समझ में आ गई। अब मैं अगर बोलूं, अगर के एच की वैल्यू, चलो आ जाओ, अगर हम के एच को अब डिफरेंट डिफरेंट ले लेते, देखो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूं कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। प्रेशर को क्या कर दो? प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। चलो प्रेशर को कांस्टेंट करके देखते हैं क्या होता है। ऐसे मान लो प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर देता हूं,
देखो प्रेशर को मैं क्या कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट कर दे रहा हूँ। तो ये देखो प्रेशर हो गया मेरा, जैसे प्रेशर को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो एक बात बताओ, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको कांस्टेंट रखना है, तो जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एक्स गैस इन लिक्विड क्या होगा, एक्स गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। अगर एक्स गैस डिक्रीज होने लगेगा लिक्विड में तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट के एच की वैल्यू दूं, जैसे मैं मान लो बोलूं कि एक है तुम्हारा ए, फिर है बी और ये है सी। ए के लिए के एच की वैल्यू है मान लो 144.97, सेकेंड है 69.16 और सी के लिए है तुम्हारी 76.48 एट 293 Kelvin. Then find the order of solubility. Then find the order of solubility. अब तुम खुद सोचो, KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो X गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, X गैस इन लिक्विड हो जाएगा कम। तो अगर मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी KH की वैल्यू जितनी कम, सबसे कम, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा B, फिर होगा C, फिर होगा A। दिस इज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये तो हो गया बेटा तुम्हारा KH से रिलेटेड। तो KH क्या होता है, KH की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर को सेम रखूंगा तो डिफरेंट गैसेस की वैल्यू क्या होगी, KH की डिफरेंट होगी। और प्रेशर को कांस्टेंट करके मैं KH और सॉल्युबिलिटी में क्या कर दूंगा, एक इक्वेशन ले आऊंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या होगा अपना वैल्यू। और एक चीज बताओ कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तुम खुद सोच के बताओ। अगर मैं आ जाता हूं, उस पर भी आ जाता हूं, चलो मैं बता ही देता हूं यहीं पे कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां से देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम आते हैं हेनरीज लॉ पे। एक हम क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो ये है एग्जाम्पल 2.4। ठीक है, चलो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर हम उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ N2 गैस is bubbled through N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of वाटर। इजी क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट N2 exerts a, यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, N2 exerts a partial pressure of N2 exerts a partial pressure of, वर्ड पे फोकस करो, क्या बोल रहा है, N2 exerts a partial pressure of, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना, 0.987 बार। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है KH की वैल्यू तुम्हें दे दी है
KH for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुम्हें जो पॉइंट पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो बेटा यही लगेगा, देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन वेपर फेज। ये चीज बार बार लिखोगे ना तो याद रहेगा, इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये वाली वैल्यू मुझे कितनी दी है, 0.987 बार डायरेक्टली लिखा है। N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर, तो ये N2 का ही मुझे वेपर फेज में प्रेशर दे रखा है। कितना दे रखा है, 0.987 बार इज इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी है, 76.48 इंटू 10⁻³ बार मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर। तो यहां से जब मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 10⁻⁻3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मतलब है मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब यहां पे एक छोटा सा एजम्पशन लेना है, वो एजम्पशन ध्यान से देखना। इफ दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस मीन्स दैट the denominator is very very high in comparison to number of moles of N2। तो मैं ये लिख सकता हूं कि number of moles of N2 is very very less than number of moles of water, तभी तो ये वैल्यू इतनी छोटी आई है। तो अगर ये चीज बहुत छोटी है तो मैं ये भी लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से यहां तक सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं जाता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब यार मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कहां से मिलेंगे, तो ध्यान से देखो कि यहां पे लिखा है 1 लीटर ऑफ वाटर। और 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और मुझे क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, तो मुझे एक तरह से मास चाहिए। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और तुम्हें पता होगा कि प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1। तो 1 इंटू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहां से 1000 ग्राम आ गया। मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 55.5। तो बस अब यहां से मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन अभी और कराऊंगा IIT JEE का, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। JEE के क्वेश्चन भी करा दूंगा और नीट के भी करा दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। पर मुझे तो बेटा देखो क्या बोला है, मुझे बोला है मिली मोल्स निकालने को, मुझे मिली मोल्स बोला है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो मोल्स आएगा। तो मिली मोल्स निकालने के लिए इसको 10⁻³ से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ देख सकते हो 10⁻³ और ये यहाँ से हो जाएगा 1.29 इंटू 5.55 इंटू 10⁻⁻1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.716 मिली मोल। ठीक है बेटा, तो ये है यहाँ पे क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें JEE का एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो यार एक JEE का क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसी हेनरीज कांस्टेंट से रिलेटेड, ठीक है। JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, सन मुझे याद नहीं है। इसमें दिया है KH फॉर N2 गैस इन वाटर, KH फॉर N2 गैस इन वाटर at 298 Kelvin, and 298 Kelvin is
1 इंटू 10⁵ ATM। बहुत ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन को, ठीक है। बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ध्यान से देखना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर बोला है, इन एयर इज 0.8। सबसे बड़ी गलती क्या होगी अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तुमसे पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डिजॉल्व्ड इन, मैं क्यों बोल रहा हूं अच्छा अभी मैं बताऊंगा अभी, डिजॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is, 5 atm pressure is। अब मैं बताता हूं क्या क्या गलती होगी। सबसे पहली गलती होगी कि जो तुम वैल्यू लोगे वही गलत ले लोगे। तुम यहां पे आया था है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। तो लोग क्या करेंगे मैं बताता हूं, अभी मैं तुम्हें बता देता हूं क्या गलती होगी। KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड। तो ये सब लिखता नहीं है जब कोई, तो सब गलत हो जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे प्रेशर ले लेंगे 5, KH की वैल्यू दी है 1 इंटू 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड ले लेंगे 0.8। ठीक है बेटा, तो सब कुछ तो आ गया, तो फिर इसमें निकालेंगे क्या, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा गलत। सबसे पहले तुम क्या है कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इन दिया है एयर, तो ये जो x है N2 ये इन एयर है, ये है 0.8, और जो 5 atm प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है, तो PT इज इक्वल टू 5 atm। सबसे पहले आप निकालिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। तो ये आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा टोटल प्रेशर है 5 इंटू N2 का है 0.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 atm। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो सरफेस है, ये जो लिक्विड है, ये मान लो लिक्विड है मेरा, और इसके ऊपर जो एयर है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है वो 4 atm है। हमें इससे मतलब है, क्योंकि हमें क्या लेना होता है, पार्शियल प्रेशर लेना होता है गैस का अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 4 atm, और टोटल प्रेशर कितना था बेटा 5 atm। तो पहला तो कंफ्यूजन यहीं पे खत्म करो। अब ये जो तुम फॉर्मूला लगाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन वेपर फेज, वेपर फेज का मतलब अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन बोल लो या लिक्विड बोल लो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब कितना आ गया, ये 4 atm आ गया। KH की वैल्यू है 1 इंटू 10⁵ atm। यहां से क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन लिक्विड आ जाएगा। तो बस यहां से हम निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁵। ATM से ATM कट जाएगा, तो इसको मैं लिख लूंगा 4 इंटू 10⁻⁵। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, इसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वही वाली बात है कि 1 करोड़ में 1 रुपए ऐड कर दो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है तो उसमें N2 की वैल्यू बहुत कम है, तो उसको ऐड करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵।
तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर थे 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4। तो यही है इसका बेटा आंसर। और इसके ऑप्शंस देख लो क्या क्या थे। इसका ऑप्शन ए था 4 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन बी था 4 इंटू 10⁻⁻5, ऑप्शन सी था 5 इंटू 10⁻⁻4, ऑप्शन डी था 4 इंटू 10⁻⁻6। तो बताओ बच्चा लोग कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें दो क्वेश्चंस करा दिए हैं, दो क्वेश्चन कराए मैंने तुम्हें, एक क्वेश्चन कराया है एनसीईआरटी का और एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है तुम्हें जेई लेवल का। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो आज का जो है इसमें थोड़ा सा भी बचता है, वो भी मैं बता देता हूं जल्दी से। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब जल्दी से ये भी कर लो तो तुम्हारा बात हो जाएगा। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, कभी तुमने कोल्ड ड्रिंक को जब भी ओपन करते हो, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो वो बहुत हाई प्रेशर पे होता है, जैसे ही वो हाई प्रेशर पे सील्ड होता है, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, बबल्स दिखते हैं तुम्हें ऊपर आते हुए। वो बबल्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने ढक्कन को ओपन किया तो क्या हुआ कि जो अंदर का प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो गया और तुरंत सॉलिबिलिटी क्या हो गई, प्रेशर जैसे ही कम होगा वैसे ही सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक चीज तुम समझे कि अगर मुझे किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी को लिक्विड में इंक्रीज करना है तो मुझे प्रेशर क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। तो जो फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर मुझे कोई भी ड्रिंक है, जैसे मान लो अगर तुम्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मैं इसको बहुत कम वर्ड्स में लिख रहा हूं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में CO2 की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है, CO2 की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो जो बॉटल होता है, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। मतलब वही बात है कि अगर मैं उसको हाई प्रेशर पे सील करूंगा तो खुद बताओ, अगर मैं हाई प्रेशर पे सील करूंगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक चीज और बताऊं, जैसे मान लो जब भी तुम कोल्ड ड्रिंक लाते हो तो तुम ठंडी करके क्यों पीते हो, ठंडी करके बेटा इसलिए पीते हो क्योंकि जब मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम कोल्ड ड्रिंक को हमेशा क्या करते हैं, चिल्ड करके पीते हैं। चिल्ड करने से क्या होता है कि उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उसका जो टेस्ट आता है वो बेटर आता है। अगर उसमें से गैस चली गई, मतलब कोल्ड ड्रिंक में से CO2 गैस चली गई, तो एक तरह से वो शुगर का सिरप बचेगा। कभी ट्राई करके देख लेना, इसीलिए उसको चिल्ड करके पीते हैं। सेकेंड जो हमें इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो रिलेटेड है स्कूबा ड्राइवर से। जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी वो अंडर वाटर में जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो तुमने वो देखा है जो वो लेके जाते हैं, टैंक्स जो लेके जाते हैं, उसमें केवल और केवल एयर नहीं होती है। रीजन मैं बता देता हूं। जो स्कूबा ड्राइवर का टैंक होता है, जो स्कूबा ड्राइवर्स हैं जो टैंक्स लेके जाते हैं, उसको हम फिल्ड करते हैं किससे, एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। अभी इसका रीजन मैं बता रहा हूं, यही तुमसे पूछेगा। ठीक है, टैंक्स जो होता है फिल्ड विथ एयर होगा ना, फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ, अब इसका रीजन अभी मैं तुम्हें बताता हूं, डाइल्यूटेड विथ, सुनना बहुत ध्यान से, हीलियम। अच्छा ऐसा क्यों, देखो जब स्कूबा ड्राइवर अंडर वाटर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो अगर मैं केवल एयर लेके जाऊंगा अपनी फिल करके, तो एयर लेके अगर जाऊंगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड क्या होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड मेरी इंक्रीज होने लगेगी। और जब ड्राइवर
सरफेस पे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, जब ड्राइवर, ये तो है अंडर वाटर, ये है अंडर वाटर बेटा। जब अंडर वाटर जाऊंगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो गैसेस होंगी वो ब्लड में ज्यादा क्या होंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी। और जब मैं फिर सरफेस पे आऊंगा, एट सरफेस, एट सरफेस क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और प्रेशर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी गैसेस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो गैसेस होंगी, जो गैसेस होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेंगी, बबल्स का फॉर्मेशन होते हुए निकलेगा। और वो क्या होगा, जो बबल्स होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं कैपिलरीज को। जो बबल्स होती हैं, जो बबल्स होती हैं, मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जब तुम अंडर वाटर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब तुम सरफेस पे आओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी गैसेस की, तो गैसेस जो है वो ब्लड से क्या होंगी, बबल्स के फॉर्म में रिलीज होंगी। ठीक है। और जो वो क्या कर देंगी, जो बबल्स हैं वो ब्लॉक कर देंगी कैपिलरीज को। ये बहुत मतलब याद ही रख लेना। ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि वो किसको, कैपिलरीज को, कैपिलरीज को, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगी। और जो कैपिलरीज को ब्लॉक करती हैं उसको एक हम कंडीशन बोलते हैं, उसको एक मेडिकल कंडीशन बोलते हैं। उस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। उस मेडिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। तो इस बेंड को हम, इस बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से, इस बेंड को प्रिवेंट करने के लिए ही हम एयर को किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, हीलियम के साथ। किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, हीलियम के साथ। तो जो हम स्कूबा डाइवर जो टैंक्स लेके जाते हैं उसमें होता है 11.7% हीलियम, और क्या होता है उसमें होता है 56.2% नाइट्रोजन। तो देखो हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या कर दिया, कम कर दिया ताकि बेंड्स ना हो। और फिर हमने इसमें 32.1% क्या कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया। ये होता है तुम्हारा बेंड से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम बता देना कि अंडर वाटर जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द ब्लड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। पर जब हम सरफेस पे वापस आएंगे तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन जो है वो बबल्स के फॉर्म में, N2 गैस जो है बबल्स के फॉर्म में क्या आएगा, रिलीज होगा। और जो बबल्स होंगे वो ब्लॉक कर देंगे किसको, कैपिलरीज को। और उस कैपिलरीज को जब ब्लॉक कर देंगे तो उस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। इसीलिए जो स्कूबा ड्राइवर्स जो हैं, जो टैंक्स लेके जाते हैं, उसमें जो एयर होती है वो डाइल्यूटेड होती है विथ हीलियम। और उसका जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे लिखा है, ये कंपोजिशन मैंने लिखा है 11.7% हीलियम होगा, 5.62% नाइट्रोजन होगा और 32.1% ऑक्सीजन होगा। इसका थर्ड एप्लीकेशन देख लो। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि जब तुम, इसको मैं थोड़ा फिगर से बता देता हूं। जैसे मान लो तुम हाइयर एल्टीट्यूड पे जाओगे, हाइयर एल्टीट्यूड मतलब जैसे पहाड़ी वहाड़ी पे जाओगे, पहाड़ियों पे जाते हो तो क्या होता है, जैसे ही तुम हाइयर एल्टीट्यूड पे पहुंचोगे तो प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, हाइयर एल्टीट्यूड पे तुम बताओ प्रेशर क्या होता है, हाइयर एल्टीट्यूड पे प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है इन ब्लड वो क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही वो ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से लो ऑक्सीजन की वजह से, लो ऑक्सीजन की वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या फील करने लगते हैं, वो वीक फील करने लगते हैं और सोचने की थोड़ी सी एबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो लो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है, वीकनेस फील होता है एंड एबिलिटी टू थिंक जो है, एबिलिटी टू थिंक जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया।
और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एनॉक्सिया और बेंड, ये दो चीज याद रखना ये एप्लीकेशन में। और जब भी हम कार्बोनेटेड वाटर में किसी गैस की मतलब CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना होगा तो हम क्या करते हैं, बॉटल को हाई प्रेशर पे सील कर देते हैं। लास्ट वही जो है, लास्ट देख लो यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा सॉल्युबिलिटी पे। अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि देखो जैसे ही अगर मैं तुमको बोलूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तुम खुद सोचो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, इंक्रीज होगी जब मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, कम करूंगा। क्यों, जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैं या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसकी एस्केप करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी तो उनकी एस्केप करने की भी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पर वही चीज है कि यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जरूर सॉल्व करें। मैं लिख दे रहा हूं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको एनसीईआरटी का कौन सा 2.6 एंड 2.7, ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन। आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। आज की क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी तक फिनिश कर लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन।